बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आप जैसे जानते हैं कि हम अपने हर शो में एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी गेस्ट को लेके आते हैं और आज के गेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी माने जाते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर बात करें तो हमने जहाँ बहुत ज़बरदस्त किस्म के फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए और हमारी रिकग्निशन ही पेस बॉलिंग आती है, वहाँ हमने स्पिनर भी बड़े शानदार किस्म के पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए। लिस्ट की अगर बात करें तो इकबाल कासिम, मोहम्मद वसीफ़, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद, अब्दुल कादर लेजेंड मरहूम, और उसके बाद सो ऑन सो फोर्थ है। बट उस लिस्ट में एक और नाम बाद में आया, जब आए तो वो आते ही छा गए। इनके बारे में अगर मज़ीद बात करूँ तो शायद उन पाकिस्तानी ग्रेटेस्ट में से हैं जिन्होंने ऑल फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 पोजीशन ली, नंबर 1 रैंकिंग पे आए और पाकिस्तान को बेतहाशा विक्ट्रीज दी और फास्टेस्ट 100 विकेट लेने का भी इन्होंने रिकॉर्ड अपने नाम किया। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट की तरफ से भी 2015 में इनको 17 इम्तियाज़ दिया गया। मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा आप सब लोग जान चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। द वन एंड ओनली, द लेजेंड, द सुपरस्टार सईद अजमल। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपकी इनविटेशन का। जज़ाकल्लाह खैर। बड़े टाइम से आपको मैं इनवाइट करना चाह रहा था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सईद भाई, क्योंकि आप हमारे हीरो हैं, हमारे लेजेंड हैं, तो आपसे गपशप लगाई जाए। और स्पिनर को मैं ज़्यादा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि मैं खुद एक स्पिनर हूँ, तो स्पिनर की मेरी नज़र में ना बड़ी वैल्यू है कि माशाल्लाह जो स्पिनर है वो बड़े मेरे दिल के करीब होते हैं सारे। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे ये तो पहली दफा पता चला कि आप भी स्पिनर थे। मैं भी था मतलब ऑब्वियसली जी, हाँ जी, मैं लेग ब्रेक और ऑफ स्पिन दोनों चीज़ें करता था, तो स्पिनर मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं इस लिहाज से। अच्छा सैयद भाई, थोड़ी आज मज़ेदार कोशिश करेंगे, क्रिकेटिंग बात भी करें थोड़ा सा। जिस तरह आपका एक करने का अंदाज़ है, जॉली से भी पर्सनैलिटी है माशाल्लाह आपकी, तो थोड़ा फ़न भी करेंगे। सारा डिस्कस करने का मकसद ये है कि आप हज़ारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी होते हैं, आपके लोग चाहने वाले भी होते हैं, तो रोल मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे। अच्छा ये बताइए, फैसलाबाद में आपकी पैदाइश हुई, क्रिकेट किस तरह शुरू की? जो ट्रेडिशनल हमारा एक स्टाइल होता है कि गली मोहल्ले से, उसी तरह स्टार्ट की या कोई और फॉर्मेट या कोई रूट आपने अपनाया? नहीं, एक्चुअली रूट तो हमारे पास एक ही अवेलेबल है जो हम इसको अपनाते हैं, और हमारे पास दूसरा कोई रूट नहीं होता क्रिकेट में या किसी भी यानी स्पोर्ट्स में आने के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मेरा भी यही था और गली मोहल्लों से खेलते खेलते क्रिकेट को थोड़ा सीरियस होकर खेलना शुरू किया और फिर आपके सामने हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खेलने का मौका मिला। फिर उसके बाद वर्ल्ड नंबर 1 बना और उसको भी अल्लाह ने काफी अच्छा पिक्चराइज मिली। और ये एक्चुअली सारा कुछ सिर्फ एक ही चीज की बदौलत हुआ है, वो था लगन और मेहनत के साथ काम करना। किसी भी सिफारिश आगे पीछे देखने की बजाय अपनी गेम के ऊपर फोकस करना और उसके बाद जो चांस मिला है वो आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। अच्छा सैयद भाई, एक चीज़ मैं, क्योंकि शुरू से बचपन से स्पोर्ट्स के साथ पैशन तो था, देखते थे, आपका नाम ना 2004-05 में सुनने को आना शुरू हो गया था कि डोमेस्टिक में एक ऑफ स्पिनर है, बड़ी अच्छी बॉल करता है और कई दफ़ा आपने बड़ी विकेट्स भी ली, बट आपको चांस नहीं दिया जाता। मुझे याद पड़ता है प्रॉब्ली 2005-06 में जो फैसलाबाद की टीम जीती थी डोमेस्टिक T20, उसमें बड़ी अच्छी शानदार परफॉर्मेंस थी, उसमें मेरा ख्याल है कि आपको शायद रिकग्निशन मिली। तो उसके बाद भी कभी आप लाइमलाइट में उस तरह नहीं आए, तो क्या रीज़न लगती है कि आप इतनी परफॉर्मेंस देने के बाद भी 30th की एज के अंदर आपको 2008 के अंदर चांस दिया जाता है डेब्यू के लिए? तो वो जो स्ट्रगलिंग फेज था 6-7 साल 8 साल का, वो आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली इसको मैं स्ट्रगल नहीं कहूंगा। एक्चुअली जब मैं खेल डोमेस्टिक क्रिकेट तो पाकिस्तान के लिए जो अवेलेबल थे स्पिनर, उसमें सकलैन मुश्ताक टॉप ऑफ द लिस्ट में थे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। उससे पहले थोड़ा देखे तो मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया, मुशी भाई तो खैर मेरे स्टार्ट कैरियर में से उनका रिटायरमेंट हो गई थी। उसके बाद दानिश कनेरिया खेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट और सकलैन भाई छाए हुए थे पूरे वर्ल्ड में। तो उसके बाद शायद फ्रीदी थे, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, ये सारे स्पिनर पार्ट टाइम स्पिनर थे और रेगुलर स्पिनर के लिए जगह बनना बहुत मुश्किल था। मगर मैं खुश इस बात से होता हूँ कि जब मुझे चांस मिला है तो उसको मैंने इतने अच्छे तरीके से अवेल किया है कि मुझे अब भी वो देख के खुशी होती है, सुन के खुशी होती है कि जो बंदा 6-7 साल 8 साल इंटरनेशनल कैरियर खेला है और जो 20-20 साल खेला है जी, उसको भी इतनी वो फेम नहीं मिल सका जितना अल्लाह ने मुझे इन थोड़े अरसे में दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ऑफ स्पिन की थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा। जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा कि
लेग स्पिनर की तो हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा विकेट टेकिंग स्किल्स होती हैं और वो बड़ा कंटेन भी बड़ा अच्छा कई दफ़ा नहीं भी करते और विकेट टेकिंग तो एटलीस्ट वो लेते हैं। हमारे देखा टाइम के अंदर कि तौसीफ अहमद का थोड़ा नाम था, बट वो इस तरह के विकेट टेकिंग ऑफ स्पिनर नहीं थे। बट जिस तरह सकलैन भाई ने आके ये आगाज़ किया ऑफ स्पिन के अंदर, फिर दूसरे का कॉन्सेप्ट लेके आए, दुनिया को परेशान किया, और जिस तरह वो डेथ ओवर के अंदर भी आके उन्होंने बॉलिंग शुरू की, न्यू बॉल से भी वो कर लेते थे, हर तरह का रोल में वो आए। लेकिन मैंने जितना क्लोजली उनको देखा, ऑब्वियसली उनकी इंजरी भी एक फैक्टर बनी, बट उनके दूसरा को लोगों ने जज करना शुरू कर दिया, क्योंकि अगर आपको पता है साइंटिफिक काफ़ी चीज़ें अब आसान हो गई हैं एनालिस्ट के लिए कि वो उसमें फ़्लाइट ज़्यादा देते थे, बैट्समैन रीड करना शुरू हो गए थे, जिसकी वजह से उनके दूसरे को बीट नहीं होता था बैट्समैन, और वो रन स्कोर करना शुरू करते थे। अच्छा, आपके कंपैरिजन में देखा जाए तो जिस तरह आपने दूसरा करना शुरू किया सेशन के साथ, सेम आपका आर्म भी मूव करती थी, 99% या 95% आपका उसी तरह का एक्शन रहता था जिसमें बैट्समैन डिसीव 100% हो जाता था। तो ये आपने स्किल किस तरह मेहनत के साथ डेवलप की या गॉड गिफ्टेड थी आपके पास? एक्चुअली इसको मैं गॉड गिफ्टेड तो वो तो कहना मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं है कि मैं ना कहूँ उसको गॉड गिफ्टेड है। एक्चुअली इसके पीछे मेरी मेहनत थी, और मैंने सकलैन भाई की वीडियो देखते हुए इसको मैंने खुद से मेहनत करके सीखा था। ये दूसरा बॉल जब सकलैन मुश्ताक ऑफ स्पिनर देखें, अर्ली अगर 90 में देखा जाए तो ऑफ स्पिनर सिर्फ स्कोर रोकने के लिए बॉलर होता था, और वो विकेट टेकिंग बॉलर वाकई नहीं होता। तौसीफ भाई आए हैं, उसके बाद अकरम रजा साहब आए हैं, वो भी उन्होंने भी इकोनॉमिकल बॉलर उनको तस्वर किया था, मगर विकेट टेकिंग बॉलर में जब सकलैन मुश्ताक आए हैं उन्होंने जिद्दत दी ऑफ स्पिनर को, दूसरा आजाद किया। आई नो वो थोड़ा स्लो करते थे, मगर उन्होंने आजाद तो उन्हीं की है ना, जिसको हम बिल्कुल उसको मैंने शाइन किया, या उसको मैं आगे लेके आया, उसको जिद्दत दी। इसके ऊपर मैंने बहुत हार्ड वर्किंग की है, और मैं चाहता था कि एक ही एक्शन से ऑफ स्पिन और दूसरा हो तो ही डिसीव होता है बैट्समैन, और इसके ऊपर मैंने काफी वर्क किया, और अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें काफी हद तक कामयाब रहा हूँ। और मेरी जो वेरिएशन थी स्पीड और स्पिन दोनों की एक ही थी, एक ही पेस में जाता था ऑफ स्पिन और दूसरा, जिसकी वजह से मुझे इसका बेनिफिट मिला। अच्छा सईद भाई, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो भी क्रिकेटर होता है उसके कैरियर में बड़ी बड़ी अच्छी मैचेस भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। पहले हम अच्छे मैचेस की बात कर लेते हैं। आप 2009 के वर्ल्ड कप में खेले, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता, उसमें आपकी परफॉर्मेंस बहुत आउटस्टैंडिंग थी। जिस तरह हमें याद पड़ता है, आप और शाहिद अफरीदी खास तौर पे, वो भी अपनी पीक पे थे। इधर से आपके बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पिनिंग के अंदर रोल प्ले कर रहे थे। फिर आप 2010 का भी खेले, फिर आपने 2011 का वर्ल्ड कप भी खेला। तो वर्ल्ड कप में खेलना और 2009 के वर्ल्ड कप की अगर ख़ास तौर पे बात करें, और पहली दफ़ा जाते ही वर्ल्ड कप का पाकिस्तान का जीत जाना, उस सगे एक्सपीरियंस को भी हमारे साथ आज ज़रूर शेयर करें। देखिए मेरे लिए तो बड़ी मैं जब पहली दफा वर्ल्ड कप में खेला, कोई भी आईसीसी का इवेंट, इसमें मैं जब आया हूँ, वर्ल्ड कप खेलना मेरे लिए बड़ी आजाद की बात थी। और स्पेशली मेरी फैमिली, स्पेशली बिलोंग टू शेख फैमिली, बिजनेस में ज्यादा इनका इंटरेस्ट होता है, और मैं बीच में से निकलता हुआ पाकिस्तान के लिए खेला हूँ, और वो वर्ल्ड कप जीतना, उसमें मेरी अच्छी परफॉर्मेंस होना, उसने मुझे इतना इतना बूस्ट दिया है कि उसके बाद का आप मेरा कैरियर देख लें, और उस कैरियर को मैंने 4 चांद मेरे लगे हैं वो वर्ल्ड कप 2009 जीतने के बाद ही लगे हैं। एक तो फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट हुई, टीम जीती, वर्ल्ड कप जीता, कुछ पैसा आया मेरे पास। उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से जिद्दत के साथ खेलना शुरू किया, और मैंने नई नई चीजें सीखना शुरू की। ये वो चीजें थी जब पाकिस्तान बंदा खेलता है उसके बाद बंदा सोचता है कि बस अब मैंने अचीव कर लिया। एक्चुअली यही हमारी गलत फहमी है। जब आप किसी जगह पे जाते हो तो उसको कायम रखने के लिए आपको मेहनत डबल करनी पड़ती है। उस म्यार को, उस स्टैंडर्ड को बीट करने के लिए, स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं, मैं फील्डिंग में बहुत वीक था। मुझे फील्डिंग, जारी बात है, मैं जब डोमेस्टिक खेलता था, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट लाइक क्लब क्रिकेट इस वक्त की और पहले की, मैं इतना फर्क इसको कंपैरिजन करता हूँ। हमें कोई पता नहीं होता था कि फिटनेस लेवल क्या है, हमें कोई पता नहीं होता था फील्डिंग करनी है कि नहीं करनी है, हमने जाकर बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करके घर आउट किया, ठीक है, खत्म। जब पाकिस्तान टीम में आया तो देखा कि हर चीज चेंज है, फील्डिंग भी आपको करनी पड़ेगी, लोग आपको देख रहे हैं, अगर आप मिस फील्डिंग की है, कैच ड्रॉप किया है, तो लोग आपके ऊपर बहुत तनकीद करते हैं। उस पैच को मैंने क्लियर करने के लिए आजाद अहमद साहब, जो आजाद अहमद सीनियर है, फील्डिंग में मास्टर थे उस वक्त, हमारे वो फील्डिंग कोच थे, उनको आप पूछ लीजिएगा कि मैंने दिन में 100 कैचेस एवरी डे 100 कैचेस करना शुरू किए, फील्डिंग करना शुरू की। उसके बाद जाकर मुझे 2 साल में उसकी इंप्रूवमेंट नजर आई।
तो हर हाल में हमें अपने आप को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे रखने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और मैं अब भी क्रिकेट में सीख रहा हूँ, रिटायरमेंट के बाद भी। तो क्रिकेट ऐसी चीज है, गेम है, इसको अगर आप सीखना छोड़ देंगे तो ये आपको भी छोड़ देगी। और यही होता है हमारे प्लेयरों के साथ, जो हाँ। यंगस्टर आते हैं वो जल्द से जल्द खेलते हैं, उसके बाद नजर नहीं आते स्क्रीन पे। तो मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है यंगस्टर से स्पेशली, कि जब आपको चांस मिले तो फोकस करके अपने आप को जगह बनाएं और टीम को और मुल्क के लिए कुछ ना कुछ फायदामंद रखें। बिल्कुल ठीक है सईद भाई, अभी इधर से छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से वापस आके यहाँ से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। सईद अजमल से कुछ मज़ीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा सईद भाई, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। फिर आप 2010 का वर्ल्ड कप खेले, उस टाइम अपने कैरियर की आप पीक पे थे, जिस तरह की खूबसूरत किस्म की बॉलिंग आप कर रहे थे, पूरी दुनिया में मैजिशियन कहना शुरू कर दिया आपको। बट अनफॉर्चुनेटली वो सेमीफाइनल नहीं भूलता, हर प्लेयर की कैरियर के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं। अब उसके दो पहलू हैं, एक तो ये है कि वो लास्ट ओवर में हंसी की हिटिंग आपके अगेंस्ट उसने 20 से ज़्यादा रन स्कोर कर दिए। बट अच्छी चीज़ उसमें, हर पॉजिटिव पहलू ये था कि उसके बाद आप तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 भी बने। आपने कहीं हिम्मत नहीं छोड़ी। पूरे मुल्क की तनकीद, शायद दुनिया की तनकीद आप पे उस टाइम हुई होगी कि ये देखिए जी, वर्ल्ड कप हमारे हाथ में था, निकल गया। बट एज ए प्लेयर उस टाइम आपकी क्या अप्रोच थी? आपने कितना अपने आप को दोबारा उठाया? क्योंकि आई नो कि बहुत मुश्किल चीज़ होती है ऐसी परफॉर्मेंस के बाद अपने आप को उठाना और फिर दोबारा से उस तरह जैलन करना और फिर इस तरह की परफॉर्मेंस देना कि आप नंबर 1 बन जाए सारे फॉर्मेट में। तो ज़रा वो भी प्लीज़ हमारे साथ बताइए। बिल्कुल जी, उस 2010 के वर्ल्ड कप में भी मैं टॉप विकेट टेकर जा रहा था और सबसे ज्यादा विकेट लिए मैंने। उससे पहले का क्वार्टर फाइनल अगर आप निकाल के जी। देखें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, वो मैंने ही जितवाया था 2010 का। जब सेमीफाइनल में हम हारे हैं तो मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था, मेरे प्लेयर भी, इवन पूरा पाकिस्तान बिलीव नहीं करता था कि सईद अजमल को 18 या 20 रन पड़ सकते हैं। ऐसे ही। तो ये बिल्कुल ऐसा ही था। और वही बात कि क्रिकेट में एक ऐसी चीज है जिसमें आप कुछ नहीं सोच सकते या कह नहीं सकते जब तक बॉल डिलीवर ना हो जाए लास्ट बॉल। तो यही मेरे साथ हुआ। उसके बाद आई नो कि मैं हार गई, टीम मैंने हरवाया। मैं मानता हूँ जी, वर्ल्ड कप हार गए, मेरी वजह से हार गए, शायद हार गए होगा मेरी वजह से, क्योंकि मैं ही लास्ट ओवर कर रहा था उस वक्त भी। रजाक भाई का सोच रहे थे लोग कि इसको ओवर दिया जाए, मगर रजाक भाई का ओवर बनता नहीं था, बनता ही मेरा था। और मुझे हसी ने बड़ा अच्छा खेला और मैं उसकी उस इनिंग को मैं वन ऑफ द बेस्ट इनिंग तस्वर करता हूँ T20 क्रिकेट में। जब 7 विकेटें गिरी हुई हो और एक ही बैट्समैन खड़ा हो और 4 ओवर में 70 से ज्यादा रन चाहिए हो और वो मैच जीत जाए, तो ये क्रेडिट बैट्समैन को ही जाता है, बिल्कुल जाता है, उसको गया भी है। उसके बाद जब मैं घर वापस आया तो मैं 7 दिन घर से बाहर नहीं निकला। लोग अब भी मुझे यही कहते हैं कि वो हंसी वाला मैच। बल्कि आज ही किसी बंदे ने मुझसे सवाल पूछा था दोपहर को, कोई फैन मुझे मिला कि कहना आपको वो मैच याद है? मैंने कहा बिल्कुल, मुझे कभी नहीं भूलता, ना ही आप लोग भूलने देंगे। ना ही भूलूंगा। नाइटमेयर था बिल्कुल वो। तो अब बिल्कुल ऐसे, ये इसको गुजरे 12 साल हो गए, अभी तक लोगों को याद है। उनको ये मैच नहीं याद कि मैंने कौन सा मैच पाकिस्तान को जितवाया है, मगर हरवाने वाले मैच बिल्कुल याद होते हैं। उसके बाद एक पॉजिटिव चीज मेरी ये थी कि मेरे वालिद ने मुझे कहा कि मेरा बेटा, अब घर बैठने से इसका कोई फायदा नहीं, ग्राउंड में तुम्हें मार पड़ी है, जवाब भी ग्राउंड में ही देना है, उठो, हिम्मत करो, और जो भी तुम्हें नेगेटिव थॉट में आवाज देना उसको पॉजिटिव लेना है, बस कोई नेगेटिव चीज नहीं सोचनी। और इसका जवाब तुमने ग्राउंड में देना है, और मुझे उम्मीद है जितनी मेहनत तू करता है तो इसका जवाब जल्द देगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के बाद मैंने हर फॉर्मेट को टच किया, और जो भी हमारा नीचे था टॉप विकेट टेकर बॉलर, वो मेरे से एटलीस्ट 50 विकेट कम पे था। और जो 3 साल, उसके बाद 3 साल की जो परफॉर्मेंस थी उसमें मैंने 326 आउट किए। ऐसे ही। और जो मेरा सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर था मेरे जो नीचे था वो एंडरसन था, उसके विकेट थे 196। तो इतना डिफरेंस था बिटवीन मी एंड सेकंड पोजीशन पे। तो उसके पीछे सिर्फ एक ही चीज है। मैंने कहा कि बिल्कुल पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव खेलो, फोकस करो और कुछ सीखो,
जिसको मैंने जिद्दत दी बॉलिंग को, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब मैंने ग्राउंड में दिया है। और मैं अपनी इस जो मैंने मार खाई है 2010 में, कभी भी नदामत मुझे नहीं आई, क्योंकि क्रिकेट में एक दिन ऐसा आता है कि जी। आपको मार, आप विराट कोहली देख लें कितना परेशान है, पूरे एक साल से स्ट्रगल कर रहा है कि मैं किसी तरीके से स्कोर कर सकूं, मगर मुश्किल हो रहा है। अच्छा, आपके अगर फॉर्मेट की बात करें, ये मैं आपसे अभी मज़ीद ये भी पूछता हूँ, आप 35 टेस्ट मैचेस खेले और 113 आपने ओडीएस खेले। अगर टेस्ट की परफॉर्मेंस देखें तो इतने कम टेस्ट मैचेस के अंदर 178 आपने माशाल्लाह आउट किए। और पाकिस्तान अनलकीली कहना चाहिए कि अपने मुल्क में नहीं खेल रहा, यूएई में मोस्टली मैचेस खेलते थे, बट यूएई आपके लिए पैराडाइज एक बना। और जिस तरह के स्पिनिंग ट्रैक होते थे तो आप तो दूसरी टीम को ऐसे उड़ाते थे। मुझे याद पड़ता है कि न्यू बॉल के साथ पेस बॉलर 3 या 4 या मैक्सिमम 5 ओवर करते थे, और फिर सईद अजमल आते थे और आके जिस तरह गिराते थे। सबसे एक बड़ी अचीवमेंट जो चीज़ थी वो इंग्लैंड के खिलाफ 3-0 वाइट वॉश था, पाकिस्तान को नंबर 1 टीम थी उस टाइम। और जो तीनों मैचेस में आपने जिस तरह की खूबसूरत, आपने और रहमान का जो कॉम्बो बना, रहमान भाई का भी, और बड़ा खूबसूरत था। और ख़ास तौर पे जो दूसरा टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, बट जिस तरह की बॉलिंग की, अगर उस सीरीज़ के बारे से कुछ शेयर करना चाहें या ओवरऑल अपने टेस्ट के वाले से भी शेयर करना चाहिए, क्योंकि सबसे असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है जो माना जाती है। T20 ओबियसली आपकी परफॉर्मेंस ओडीआई में बहुत है, बट उस हवाले से भी आप प्लीज़ शेयर करिए। देखें जी, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट इज रियल क्रिकेट है। और जो भी मुझे कॉल बाहर से कोई गोरा मिलता है ना, तो वो कहता है टेस्ट क्रिकेटर। जी। वो ये नहीं कहता पाकिस्तान खेला है, वो कहता है टेस्ट क्रिकेटर। जी ऐसे ही। तो वो ये कॉल करते हैं, तो ये टेस्ट क्रिकेट ही एक रियल क्रिकेट है। अब तो T20 में लोग खेलते हैं, स्टार बन जाते हैं, बट ये है कि जो 5 डे की गेम है एक्चुअली वही एक क्रिकेट है। और इसके ऊपर बड़ा टेम्परामेंट के साथ बंदे को खेलना पड़ता है, इंसान की पेशेंस का बड़ा इम्तहान होता है। और आपने 30-40 ओवर टेस्ट मैच में करने हैं, और आपको तहम्मुल मिजाज से बॉलिंग करनी है कि मैंने एक साइड पे बॉल करना है। और फील्डिंग प्लेसमेंट भी आपको ऐसी नॉर्मल तरीके की नहीं मिलती, उसमें आपने विकेट टेकिंग बैट्समैन को डिसीव करना है। ये सारी चीजें टेस्ट क्रिकेट में होती हैं। और टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने के लिए आपको सोचना पड़ता है, और T20 में विकेट लेने के लिए आपको बॉल करना पड़ता है। ट्रू। तो सोचने में और बॉल करने में बड़ा फर्क है। सोच कर बॉल करना कि ये कहाँ पे खड़ा है, इसको कैसे आउट करना है, ये खेलता किधर है, ये क्या कर रहा है, ये सारी चीजें टेस्ट क्रिकेट में है। और मैं टेस्ट क्रिकेट को देखें, मैं हमेशा अपनी जो ज्यादा बताता हूँ तो मैं यही बताता हूँ कि मैं टेस्ट मैच खेला हूँ, इतने इतने मेरे विकेट हैं, ये सारी सूरतें। बिल्कुल ज़बरदस्त है। और हमें, मैंने जैसा कहा कि वो टेस्ट की परफॉर्मेंसेज, और पाकिस्तान को जब नंबर 1 भी हम टेस्ट की रैंकिंग में भी लेके आए, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा मज़ीद डिस्कशन ये करते हैं, आपके बॉलिंग एक्शन पे सईद भाई 2 दफ़ा एलिगेशन लगाया उन्होंने कि इसमें ये खम है बाजू के अंदर, और ये प्रॉपर मूव नहीं होता, और 360 डिग्री का जो आता है एंगल का मसला, 16 डिग्री का, वो नहीं आ पा रहा। आप उसका ये बताइए, पहली दफ़ा मुझे याद पड़ता है शायद 2009 में था, वो आपने क्लियर जल्दी कर लिया, बट दूसरी दफ़ा जी दोबारा जब लगा 2014 में, तो वो फिर आपकी वो चीज़, आपने काफ़ी मेहनत भी की, बट आप जब दोबारा भी आए तो टीमों ने उसमें आपको बड़ा स्कोर करना शुरू कर दिया। विकेट्स भी आप जिस तरह लेते थे वो नहीं ले पाए, आपने फिर तीसरा भी ईजाद किया, बट वो चीज़ नज़र नहीं आई। क्या लगता है, ये कोई प्लानिंग थी गोरों की, या वाकई को मसला था, और या जब आपने एक्शन चेंज किया तो वाकई जो आपका बॉलिंग के अंदर जो एक क्रिस्प थी जो दूसरे की, या जो एक वैरायटी थी, वो ख़त्म हो गई? एक्चुअली सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो टेस्ट हुए थे, दोनों टेस्ट की रिपोर्ट सेम थी। अच्छा। ये मेरा पहले भी हुआ, बाद में हुआ। उसके बाद देखें, मेरा राइट जो शोल्डर है वो 90 डिग्री तक टेढ़ा हो जाता है। ठीक। और जब साइंस कहती है जब किसी बंदे का शोल्डर 90 डिग्री तक टेढ़ा हो और उसको उठाने में वो सीधा करके उसको उठा ही नहीं सकता, उसको उसके लिए उसको बेंड करके पुश करके उठाना पड़ेगा। दूसरा, मेरी रिस्ट टूटी हुई थी, वो रिस्ट घूम के वो पीछे की तरफ चली जाती थी, वो उससे ऑलरेडी मैं 24 डिग्री पे था। तो ये सारी चीजें पहले से उनको पता थी, हर चीज को इन्होंने एक मेडिकल कंडीशन बनाई, उसके ऊपर जाके मुझे बैन कर दिया। मैं कहता हूँ ठीक है आपने कर दिया, मगर जब आप एक बंदे ने 450-500 विकेटें ले ली हैं इंटरनेशनल, उसके बाद आपको याद आया कि इसको रोकना है, तो किस तरीके से रोका जाए। ये मुझे पहले भी कह सकते थे। अब मेरी मेडिकल कंडीशन अब भी यही है कि मैं सीधा बाजू करके बॉल कर ही नहीं सकता। ठीक। अगर मैं सीधा बाजू उठाता हूं तो मुझे इसकी रिफ्लेक्शन करनी पड़ेगी, तो वो मैं उसके बगैर नहीं बाजू उठा सकता। तो ये ऑलरेडी कंडीशन यही थी। और उसके बाद जब रिजल्ट दोबारा आया तो दोबारा रिजल्ट भी सेम था। तो वाई हमारे बंदों ने जाके आईसीसी के जब वो साइन हुआ है वो पेपर,
उसके ऊपर जाके मुंह उठा के सिर्फ साइन कर दिए। जैसे हम एप्पल की जब वो वेबसाइट पे जाते हैं ना, उसके टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करते हैं, 24 पेज हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, हम कहते हैं चलो यार ठीक है। ठीक, उसके अंदर पता नहीं क्या क्या लिखा है, एग्रीड तो हम फौरन कर लेते हैं। एग्री कर देते तो जी। यही एग्रीड हमने पढ़ने बगैर एग्री किया। उसके बाद उन्होंने मुझे स्टेट वे, उन्होंने नारायण को बॉलिंग से रोका, उन्होंने अश्विन को बॉलिंग से रोका। उसने कहा कि आप साइड पे हो जाएं, हम सईद अजमल को बैन करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरे साथ चलो एक टीका हफीज को भी लगा दिया उन्होंने, जी। मोहम्मद हफीज को भी उन्होंने पकड़ा। तो ये सारा नजला हमारे ऊपर क्यों उतरा, इसके पीछे क्या था, सियासत क्या हुई है, अब मैं इतने अरसे के बाद इसको मैं डीपली नहीं जाना चाह रहा। बट जो भी हुआ है ना, इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारे मुल्क के साथ ज्यादती की है। प्लस मैं अपनी मैनेजमेंट को भी इसका कसूरवार ठहराता हूँ जी। कि जब एक बंदे ने आपको कहा कि हमें इंटरनेशनल अदालत में जाना चाहिए केस करने के लिए, तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं एग्री किए, कि क्यों नहीं भेजा। इसके पीछे में मुझे नहीं पता क्या था, क्या लालच थी या क्या सूरत हाल थी, ये मुझे कोई नहीं पता। बट यह कि आपने अपना अच्छा बॉलर जाया किया, बल्कि एक नहीं दो अपने बॉलर अपने अच्छे जाया किए, और उसका रिजल्ट अभी आपने उतने अरसे में देखा है क्या सूरत हाल रही पाकिस्तान टीम के साथ। हमारा यतीमों वाला हाल हो गया कि हर छोटी टीम से हमने मैच हारे, बड़ी मुश्किल से हमने कम बैक किया। बट ये है कि ये सारी चीजें तभी स्टैंड करती है जब हम अपने आप को खुद स्टैंड करेंगे। True. जब हमारा हाथ मांगने वाला ही रहेगा तो हम मांगते ही रहेंगे, देने वाला हाथ बनेगा ही नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे याद पड़ता है उससे पहले मुरलीधरन पे भी उसके एक्शन पे प्रॉब्लम आई, उसको क्लियर कर दिया गया। हरभजन का कितना ज़्यादा खम था, उसको नहीं उन्होंने किसी तरह रोका। फिर इसी तरह अश्विन की बात करें, नारायण और आप दो ऐसे बॉलर हैं जिस पे ज़्यादा इन्होंने फोकस रखा। और वही बात कि जिस कंट्री का बोर्ड स्ट्रॉन्ग है वो स्टैंड ले गया, उसके लिए मान लिया गया, जिसका बोर्ड ने स्टैंड नहीं लिया। और ये आपकी बात से मैं 100% सेकंड करूँगा कि ये तो बोर्ड का काम था। इतना बड़ा लेजेंड, इतना बड़ा हीरो, इसकी इतनी फतूहात कि 360 विकेट जिस तरह आपने बताया इतने कम मैचेस के अंदर, तो कोई करीब तर भी नहीं था आपके, और वो तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बॉलर खेले। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। ब्रेक से वापस आके यहाँ से दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। सैयद अजमल से मजीद कुछ चीज़ें पूछते हैं। अच्छा सैयद भाई, आपका कैरियर जिस तरह हमने देखा ऑलमोस्ट 2008 से 2015 तक था, और मुझे लगता है कि शायद अगर ये जिस तरह हम एक्शन की अभी बात कर रहे थे ये प्रॉब्लम ना आता तो 3-4 साल तो, क्योंकि जिस तरह की फिटनेस भी माशाल्लाह आपकी इंटैक्ट थी, आप खेल सकते थे। आपको लगता नहीं है कि सईद अजमल के अंदर क्रिकेटिंग अगर पर्सपेक्टिव में बात करें तो पोटेंशियल था, थोड़ा जल्दी ख़त्म हो गया कैरियर? आज बिल्कुल एक्चुअली खत्म तो हो गया, मगर मुझे अफसोस कभी नहीं होगा कि मेरा कैरियर जल्दी क्यों खत्म हो गया। लेट स्टार्ट हुआ, 7-8 साल पाकिस्तान के लिए खेला और दबा के खेला हूँ, सर चढ़ के खेला हूँ, सर के ऊपर चढ़ के खेला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कोई पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी ड्रॉप नहीं हुआ, और कभी फिटनेस लेवल की वजह से बाहर नहीं हुआ। और इतने अरसे, कम अरसे में खेलने के बाद इतना ज्यादा खेला हूँ। और अफसोस एग्रीड के मैं खेलना चाहिए था पाकिस्तान के लिए 4-5 साल, और मुझे कोई 1000 के करीब विकेटें लेनी चाहिए थी जो मेरा बनता था। बट ये है कि टू बी ऑनेस्ट मैं अपने कैरियर से इतना खुश हूँ कि अल्लाह ने मुझे 30 साल की उम्र में, एक बंदे का बाजू टूटा हुआ है और उसका एक लेफ्ट शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है ग्राउंड के अंदर, उसके बाद अल्लाह ने जितनी मुझे इज्जत दी, इसके ऊपर मैं अगर नाशुक्री करूंगा तो मैं तो सबसे बुरा बंदा हूँ। और मुझे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना, और मैं करता रहता हूँ। अब भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग मुझे बड़े प्यार से बोलते हैं ये वही चीज है जो मैंने अपने मुल्क के लिए किया है, अल्लाह ने मुझे नाम दिया है, और मैं इस काबिल था नहीं, मगर जो जो मैं कर सका मैंने किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह इस पर मैं बहुत ही खुश हूँ। अच्छा सईद भाई, थोड़ा सा अगर मज़ीद डिस्कस करें तो करंट सिनेरियो के अंदर भी मैं आपसे इनपुट लेना चाहूँगा। अब बहुत लंबा गैप आ गया, जैसे हमने बात की सिकलैन मुश्ताक के बाद, आपका भी थोड़ा सा ऑफ स्पिनर की मैं बात सिर्फ कर रहा हूँ अभी, तो एक लंबा गैप था। अब आपके बाद कोई हमें देखा काफ़ी साल 5-6 साल स्पिनर मिले, अभी साजिद खान आए हैं, बट अभी भी जो क्रिकेटिंग ओपिनियन है वो ये है कि अभी भी उनका जो बॉलिंग एक्शन है वो उस तरह नहीं है जिसकी वजह से प्रॉपर बॉल स्पिन नहीं हो पाता, उनके बॉलिंग एक्शन के अंदर प्रॉब्लम है। आप इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि आप उसको एज ए स्पिनर कैसे देखते हैं, कि क्या एबिलिटी है उनके अंदर,
और वो क्या तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं या सिर्फ वो टेस्ट की ही कमोडिटी है? एक्चुअली दो चीजें हैं जी। अगर प्लेयर को, साजिद खान को भी काफी अरसे के बाद चांस मिला, एज ज्यादा है, अब उसको मोटिवाइज किया जाए, चेंज किया गया तो वो मेरा ख्याल में खत्म हो सकता है। पर एक उसमें प्रॉब्लम है, उसका फ्रंट जो लेग है वो बेंड होती है ज्यादा, हम्म, जिसकी वजह से उसके बॉल के अंदर रिप्स तो है, घूमती तो तेज है, मगर जब बंदा इसका एंगल सीधे की बजाय थोड़ा टेढ़ा हो टेढ़ा हो जाता है गया। ना, तो थोड़ा डाउन भी हो जाता है, तो बॉल स्किट कर जाता है। हम्म, जैसे ही बंदा बॉल लूप के साथ ऊपर से फेंकता है तो वो बॉल पिच के ऊपर पड़ के स्पिन होता है। ठीक। तो ये चीज साजिद खान के अंदर थोड़ी का, जब वो राउंड द विकेट बॉल करता है, आप देखिएगा वीडियो कभी आप निकाल के देखिए, मैं कोच तो नहीं हूं मगर एक्सपीरियंस तो मेरा थोड़ा है, थोड़ा बहुत। जब वो बॉलिंग बॉलिंग राउंड करता है तो इसका फ्रंट फुट जो है ना वो बाहर की तरफ डाउन जाता है, जाते ही वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक। और एक तो एज एज ऑफ द क्रीज पे करता है, दूसरा जब वो बॉल करता है तो फौरन बाहर की तरफ चला जाता है, ठीक। तो और पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से उसका बॉल फ्लैट जाता है, स्पिन कम होता है। अगर उसने ज्यादा स्पिन करना है तो अपना फ्रंट फुट चले सीधा ना कर सके, थोड़ा सा सीधा तो करना चाहिए। बिल्कुल। बट वही बात कि अगर उसको इस एज में आगे हमने चेंज किया तो समझ लें कि साजिद खान को भी आपने खो दिया। तो अच्छा ये अच्छा। चीजें हैं, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा उसको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा, उसको खुद से सीखना पड़ेगा कि अब मैंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। एक्चुअली मुझे लग रहा है कि वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ही है, क्योंकि वेरिएशन ओडीआई में, टी20 में वेरिएशन चाहिए। ठीक। फ्लैट सीधा वाला बॉलर बहुत कम है कामयाब हो, मगर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा हो सकता है कि एक सीक्वेंस बॉलर या सीधा बॉलर भी बॉलिंग कर सकता है। तो उसमें सिर्फ हमें थोड़ी तहम्मुल मजाजी के साथ सोचना भी है, टाइम भी देना होता है। बट ये है कि स्पिन करने के लिए एक ही बात है कि पेस वेरिएशन होना आपका बहुत जरूरी है, और फ्रंट फुट टोल होके ऊपर की तरफ जाके खड़े होके बॉल करेगा तो उसके बॉल में बाउंस आएगा, तो विकेट टेकिंग बन सकता है ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। और आपने एक अपने जवाब के अंदर बात की, मैं कोच नहीं हूँ, आपने ये कैसे कह दिया आप कोच नहीं हैं? आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की कोचिंग कर रहे हैं, आप काफ़ी अरसे से उनके साथ एज असिस्टेंट कोच के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कोच तो माशाल्लाह आप हैं। चले अब थोड़ी सी बात पीएसएल की भी कर लेते हैं। पीएसएल अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ग्रोइंग कमोडिटी है और सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका है। आप एज ए प्लेयर खेले शुरू इनिशली 1-2 साल, फिर अब आप उसके कोचिंग के रोल में आगे। एक पीएसएल को आप कैसे देखते हैं एज ए ब्रांड और एज ए कमोडिटी, और अपने रोल को कैसे देख रहे हैं? जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ आप लिंकअप हैं, एसोसिएटेड हैं काफ़ी टाइम से, तो इसको कैसे एंजॉय कर रहे हैं इस फेज़ को? देखिए, मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ और बहुत शुक्रिया इस्लामाबाद यूनाइटेड का, को इतने अरसे के साथ हम आपस में फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड एक्चुअली है भी फैमिली, और बहुत ही उम्दा हम काम करते हैं। कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता, कोई मैनेजमेंट किसी कोच को तंग नहीं करती, कप्तान को तंग नहीं करती। हमने उनको खुद से ओपन हैंड दिया होता है कि यार आप अपना काम करें, हमें हमारी जरूरत है तो हमें बताएं। तो ये एक फैमिली की तरह हम काम कर रहे हैं, और कोचिंग से मैं काफी कुछ सीख रहा हूँ। एज ए प्लेयर बड़ा मैं अग्रेसिव था, मगर एज ए कोच मैं इतना अग्रेसिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे चीज तहम्मुल के साथ, सोच के साथ करनी है। जी। जब मेरे हाथ में बॉल होता था तो मुझे पता था मेरे अंदर कितनी जान है, मैं क्या कर सकता हूँ। मगर एज ए कोच मेरी लिमिटेशन थोड़ी शॉर्ट है, और मुझे अपनी लिमिट में रह के काम करना पड़ता है। और मैं प्लेयर को बेजा सुन नहीं सकता, या किसी को झिड़के नहीं मार सकता, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैं ग्राउंड के बाहर हूँ। और ग्राउंड के अंदर जो होता है उसकी फीलिंग और होती है, जो बाहर होती है उसकी फीलिंग और होता है। हमें सबसे पहले तो मैंने अपनी वो फीलिंग को कट किया कि मैं वर्ल्ड अब नंबर हाँ। 1 था, जी। हूं नहीं। तो इसको कट करने के बाद मैंने अपनी मैं को खत्म किया, उसके बाद मैंने कोचिंग में कदम रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काफी हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। और मैं जो जो मेरी कोचिंग में काम कर रहे हैं उनको पता है कि मैं बड़ा सुकून वाला, तहम्मुल वाला, सपोर्ट करने वाला नहीं कोच नहीं हूँ, सईद भाई, और ये मुझे होना भी आपका ऐसा ही चाहिए। आपका जो फीडबैक है ना प्लेयरों से मेरे तक भी पहुंचता रहता है, हमारी प्लेयर से बात होती रहती है, तो दे आर अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सेटिस्फाइड विद योर वर्क, के बड़ा खूबसूरत तरीके से आप करते हो। तो क्या लास्टली मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में कोई ऐसा प्लान है आपका कोचिंग की तरह? जैसे हमने देखा सकलैन मुश्ताक आ चुके हैं, हेड कोच है मुश्ताक अहमद, टीम के साथ अक्सर डिफरेंट सारी कंट्रीज़ के कई मुल्कों के वो कोचिंग की तरफ बन चुके हैं, वो कोच रह चुके हैं। तो फ्यूचर में हम कैसे देखते हैं सईद अजमल को? क्या गोल क्या है आपका फाइनल? देखिए, मेरा गोल तो सिंपल होता है कि जो चीज मिले उसके ऊपर उसको पूरा फोकस करो। ठीक। मैं कर भी रहा हूँ और करता भी हूँ। दूसरा, अगर मुझे पाकिस्तान टीम के लिए कोचिंग की कहीं ऑफर होती है तो बिल्कुल आई विश, जैसे मैं पाकिस्तान के लिए खेला हूँ
और मैं चाहता हूँ कोचिंग में भी अगर मैं हूँ तो मैं ऐसा ही करूँ। काम के जो प्लेयरों को इससे कॉन्फिडेंस आए। एक्चुअली कोचिंग ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। जी। ये कोचिंग ये नहीं है कि मैं 35 साल के बंदे को जाके कहूँ कि बल्ला सीधा करो, बल्ला टेढ़ा करो। भाई मुझे स्कोर चाहिए या मुझे विकेट चाहिए, तो मुझे उसको कॉन्फिडेंस देना है, भाई इस तरह विकेट लेनी है, इसकी ये सिनेरियो है, इसको यूटिलाइज करो। और हम ये थोड़ी है कि एक बंदा, हमारे मुल्क में ये होता है कि कोई नेशनल अकेडमी में चला जाता है तो उसको एकदम चेंज कर देते हैं। जी। भाई आपने पूरी उम्र उसकी निकल गई है काम करते हुए, उसके बाद आप उसको चेंज करो। भाई ये कैसा, हम कैसे सोच सकते हैं? बिल्कुल। हमें चाहिए कि उसका जो कुछ वो कर रहा है, पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट हुआ है, तो वो पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम में से चंद प्लेयरों में वो सिलेक्ट हुआ है। कुछ ना कुछ उसमें है तो आपने सिलेक्ट किया है, तो उसी को थोड़ा बेहतर करो। ये नहीं है कि उसकी सारी चीजें चेंज कर दी जाए और उसको टोटली उसके बाद वो फ्लॉप होता है, उसके बाद टीम से बाहर निकला। जैसे अनवर अली आप देख लें, कितनी बड़ी इनस्विंग करता जी था जी। और लोगों के अंदर का ये हो गया, वो हो गया पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अनवर अली को चेंज किया तो अनवर अली बेचारा हाँ, उनकी सब बिल्कुल कुछ चेंज स्विंग ही हो गया। खत्म हो गया, सही है। तो ये चीजें ऐसी हैं, तो हमें इसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, हमें प्लेयर को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। कोचिंग का मतलब यही है कि आप उसको थोड़ा पिच सिनेरियो बताओ, ग्राउंड सिनेरियो क्या है, प्लेयर किस तरह इसमें डेवलप कर सकता है, या क्या ऐसी चीजें हैं जो अपने मेंटल हम अब स्ट्रॉन्ग करें, मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करें कि ये इसको आगे जाके हमारे काम आएगा। ये सारी कोचिंग है। और मेरा मानना कोचिंग ये है कि ये इस नहीं है कि लेवल पे, आप उसको जी टोटली सही चेंज करें। भाई, जी बिल्कुल आपसे ठीक कह रहे हैं कि मेरा मानना भी यही है कि इस लेवल पे कोचिंग होती ही यही है, क्योंकि जो इस लेवल पे आके सारी ज़िंदगी की मेहनत करके आता है उस पर इससे ज़्यादा क्या सिखाना आपने। इतने ज़्यादा क्वेश्चन माइंड में और आ रहे हैं, आपसे बात करते बड़ा मज़ा आ रहा है, बट टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा जानना चाहूँगा। बट उससे पहले आपका अपने फैंस के लिए, यंगस्टर के लिए, जो नौजवान लड़के आपको सुन रहे हैं, कोई मैसेज देना चाहे हमारे प्लेटफॉर्म से तो प्लीज़ ज़रूर दीजिए। बिल्कुल जी, सबसे पहले तो मेरा मैसेज है कि ये प्लीज जो मोबाइल फोन है ना आपका, इसको सही इस्तेमाल करें। और एज ए स्पोर्ट्समैन हर चीज मोबाइल के ऊपर नहीं आपको मिल सकती, कुछ चीजें रियलिटी में भी हमें मिलती हैं। तो रिस्पेक्ट करें ईच अदर, और कोचों की भी रिस्पेक्ट करें। कि मैंने देखा है आजकल जो यंगस्टर है वो गूगल से ज्यादा सीखते हैं और जो ग्राउंड में होता है उससे कम कम सीखते हैं। सीखते। तो जो रियलिटी चीजें ना रियलिटी में है उससे काम करें, और ग्राउंड वर्क सबसे बेस्ट है कि बजाय कि जिम वर्क। तो मेरी यंगस्टर से रिक्वेस्ट है कि अपने खाने का भी ख्याल रखें, और जो आप ग्राउंड में करेंगे और नियत से और मेहनत से करेंगे, अल्लाह एक दिन उसका आपको रिजल्ट जरूर देगा। बस एक चीज जरूर याद रखें कि रिस्पेक्ट के साथ, बड़ों की रिस्पेक्ट के साथ, पेरेंट की रिस्पेक्ट के साथ आप वो काम करें, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कभी आप मायूस नहीं होंगे। इंशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया सैयद भाई। वंस अगेन आपका बहुत बहुत बड़ा फ्रूटफुल गुफ्तगू रही आपके साथ। इंशाल्लाह फिर कभी आपको ज़रूर ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आपने बड़ा शानदार किस्म का इंटरव्यू देखा सईद अजमल साहब का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।